हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेटा हमारा जो मटेरियल चल रहा है आज हम उसको क्लोज कर लेते हैं टॉपिक को। तो हमने इस टॉपिक में आपको पढ़ाए थे 8 पॉइंट। याद है ना आपको वीडियोस में कि हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें से हम ऑलरेडी ईओक्यू और स्टॉक लेवल्स वाले जो पॉइंट्स हैं उसके सभी न्यूमेरिकल्स के साथ हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम अपना थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अधिकतर पॉइंट्स जो है हमारे पास बचे हुए वो थ्योरेटिकल पोर्शन में ही है। जैसे पहला पॉइंट है जस्ट इन टाइम परचेजिंग इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम परचेजिंग इन्वेंट्री, अब ये क्या है? इसका मीनिंग और सेंस ये है कि जैसे जैसे मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है, भाई रॉ मटेरियल की, तो जैसे जैसे मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आएगी मैं वैसे वैसे परचेज करूंगा। एक साथ नहीं परचेज करूंगा, मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगा, बल्कि स्टॉक मेंटेन करने की बजाय जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उतना गुड्स खरीदूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत है, रिस्क भी बहुत है, लेकिन यदि मेरे सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन है और जो मेरा रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड जो टाइम है वो बहुत कम है, यानी कि जैसे ही मुझे रिक्वायर्ड हुआ मैंने ऑर्डर किया और सप्लायर सबसे पहले मुझे ही मेरे गुड्स को भेज देते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी पेमेंट करता हूं। तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा? मुझे स्टॉक्स लगाने नहीं पड़ेंगे। जो बड़े बड़े स्टॉक्स के जो मुझे सिस्टम मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मुझे रखनी होती है, वो मुझे रखनी नहीं होगी। तो इसमें मुझे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है? एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो स्टॉक रखने से जो लॉस होता है वो सब मेरा बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट सारा बच जाएगा, इंश्योरेंस सारा बच जाएगा, गोडाउन का रेंट सारा बच जाएगा, कैरिज भी बचेगी क्योंकि सबसे पहले मैं गोडाउन में लाऊंगा और गोडाउन से फिर फैक्ट्री में लाऊंगा। अब क्या है, मटेरियल सीधा उठाऊंगा, फैक्ट्री में लाऊंगा, बनाएंगे और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे वैसे यूज कर लेंगे। तो इसका बेनिफिट केवल तभी हो सकता है जब रीऑर्डर पीरियड बहुत ही कम हो और सप्लायर से हमारे अच्छे रिलेशन हो और वो हमारे कहते ही हमें गुड्स भेज देते हो। तो जस्ट इन टाइम परचेजिंग इन्वेंट्री सिस्टम कौन सी टेक्निक है ये? इसमें हम तुरंत, जस्ट का मतलब तुरंत, ठीक उसी समय, ठीक उसी समय परचेज करना जिस समय हमें चाहिए। ठीक है मेरे बच्चा, इसके बाद मैंने कहा ना 2 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे, थर्ड ये पढ़ लिया, अब हम फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इस समय के अकॉर्डिंग, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हम गुड्स खरीदते हैं और उसकी वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। उसकी वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी स्टॉक रजिस्टर में हम जो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसके लिए एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उसमें उसकी क्वांटिटी भी बिलोंग करते हैं। जैसे अब मटेरियल का हमारे पास एक चैप्टर और है जिसमें बिन कार्ड बनाते हैं, लेकिन इसमें बिन कार्ड के साथ साथ मटेरियल्स की वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। तो खास न्यूमेरिकल पोर्शन इसका भी यूज नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है। हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। है क्या टॉपिक? एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। वैसे इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें ना, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल टेक्निक। एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ऑलवेज बेस्ट प्लान कंट्रोल टेक्निक। तो इस टेक्निक में हम जो गुड्स हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, भाई अपने प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, डिफरेंट तरह के मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, तो उस मटेरियल को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहे हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब ये 3 कैटेगरीज में हम अपने प्रोडक्ट को बांटेंगे कैसे? क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है। भाई कैटेगरी तो आपने बना ली, अब इन कैटेगरीज में गुड्स कौन कौन सा गुड्स आएगा? तो इसमें जो गुड्स आता है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है, वैल्यू और क्वांटिटी। हम 2 पॉइंट अलग अलग कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक चीज होगी वैल्यू और दूसरी होगी क्वांटिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। अब ए बी सी, जो ए कैटेगरी है उसमें आता है प्रीसियस गुड्स, कीमती, जो बहुत कीमत का गुड्स है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सपोज कीजिए आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के काम में आपको क्या क्या लगता है? भाई जनरली आपको क्या लगता है? सीमेंट, कंक्रीट जो था, बदरपुर और रेत। अगर आप इन 3 चीजों को देखें तो सीमेंट को कहां रखते हैं आप? प्रीसियस है। सेकंड में बदरपुर आप बी कैटेगरी में और रेत सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में। तो कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करनी है, लेकिन यहां पर उसको कैटेगराइज करने के रूल्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप वैल्यू की बात करें तो हम ऐसे गुड्स को ए कैटेगरी में रखेंगे जिनकी वैल्यू 70 to 75% हो, यानी कि टोटल गुड्स जितने रिक्वायर्ड हैं उनकी वैल्यू का 70 से 75% वैल्यू केवल ए कैटेगरी में आएगी। किसमें आएगी? ए कैटेगरी में। और क्वांटिटी
5 to 10%, 5 to 10%। तो यानी 5 to 10%, 5 to 10% तो क्या चाहिए मुझे? केवल क्वांटिटी, यानी कि वैल्यू तो है ज्यादा, वैल्यू तो है ज्यादा लेकिन दिखने में है वो बहुत थोड़ी सी, यानी क्वांटिटी है थोड़ी लेकिन उसकी वैल्यू है ज्यादा। तो समझ में आया? वैल्यू तो 70 to 75 और क्वांटिटी 5 to 10। अब इसे लर्न करने का तरीका क्या है? ए के बाद सीधा सी कैटेगरी पे आ जाइए आप, ए के बाद सीधा सी कैटेगरी। अब सी कैसे? भाई क्वांटिटी जो आप 5 to 10 ले रहे थे, सी में वैल्यू 5 to 10 लेना है मेरे बच्चा। अब देख लीजिए, इजी हो जाएगा। और जो वैल्यू है उसे क्वांटिटी में ले लीजिए, 70 to 75%। आ रहा है समझ में? नहीं? टॉपिक दोबारा से देखिए। एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में हम अपने मटेरियल को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। भाई एक मटेरियल जो बहुत कीमती है उसको हम ए कैटेगरी में, जो मॉडरेट कंडीशन का है उसको हम बी कैटेगरी में, और जो लोअर कैटेगरी का है उसको हम सी में। तो ए में जो रखते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कीमती है, यानी कि जिसकी वैल्यू टोटल इन्वेंट्री का 70 to 75% है वैल्यू, और क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी। जैसे डायमंड की शॉप में आप देखेंगे, ज्वेलर की शॉप में जाएंगे तो डायमंड कहां रखता है, गोल्ड कहां रखता है, सिल्वर कहां रखता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो काउंटर पर लगाता है। तो इसी तरीके से कि क्वांटिटी तो उसकी है 5 to 10 लेकिन वैल्यू ये है। जबकि सी कैटेगरी में इसका अपोजिट, वैल्यू 5 to 10 और क्वांटिटी 70 to 75%। अब इसके बाद हमारे पास बचता है एक और कैटेगरी, और वो है 15 to 25% एंड 15 to 25%। यानी कि बी कैटेगरी में वैल्यू और क्वांटिटी दोनों सेम है। वैल्यू भी 15 से 25 है और क्वांटिटी भी 15 से 25 है, यानी एवरेज मॉडरेट है। इसमें मॉडरेट कैटेगरी का, कहते हैं ना मध्यम दर्जे का, प्रीसियस यानी कि A1 कैटेगरी, सी कैटेगरी और बी कैटेगरी, यानी कि टोटल मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं सो दैट कि हम उसकी सेफ्टी कर सकें, उसका हम ध्यान रख सकें, उसके ऊपर किस तरीके का हमें गोडाउन चाहिए, किस तरह की सेफ्टी चाहिए, हम उस सेफ्टी को मेजर कर सकें और उस पर हम कंट्रोल कर सकें। अब ये कैटेगरी का गुड्स है तो उसे ओनर अपने पास रखेगा। जैसे किराने की शॉप में चले जाइए, किराने की शॉप में अगर आप देखेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, उनको देखना आप, जो मालिक होता है वो अपने पास रखता है, उन्हें खुद तोलता रहता है ना। तो इसी यही कंडीशन होती है सो दैट कि उसका वेस्टेज ना हो, उसको कोई ज्यादा तोल कर ना दे दे। तो ये सब चीजें ऐसी हमारी फैक्ट्री में है। जो बहुत महंगी चीजें हैं उन्हें अलग गोडाउन में, इन्हें अलग गोडाउन में और इन्हें अलग गोडाउन में। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। पहले हम 8 पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर लें। तो एक तो न्यूमेरिकल इस पर बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है वीईडी एनालिसिस। वीईडी ये टॉपिक सारे पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहले से ही। अब हमारे पास टॉपिक है वीईडी। वी यानी कि वाइटल, वाइटल, और दूसरा है एसेंशियल, और थर्ड है डिजायरेबल। थर्ड क्या है? डिजायरेबल। तो वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भी 3 कैटेगरी है, इसमें भी 3 कैटेगरी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, उसको वाइटल, ठीक है। जो यूज रेगुलर बहुत ज्यादा होता रहता है वो एसेंशियल, और तीसरा होता है मेरे पास डिजायरेबल, जिसका बहुत कम यूज होता है। यानी 3 कैटेगरी में गुड्स को बांट लेते हैं। बट ये कंडीशंस थियोरेटिकल पोर्शन में ही डिस्कस होता है, कभी भी न्यूमेरिकली डिस्कस नहीं होता। केवल आपको 4 मार्क्स में ही इसका न्यूमेरिकल कभी, मतलब थ्योरी मिलेगी, न्यूमेरिकल कभी इसका नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारे पास मटेरियल टर्नओवर रेशो। मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब टर्नओवर का पॉइंट्स क्लियर होता है, जो रेशो एनालिसिस का पार्ट भी है। तो मटेरियल टर्नओवर, तो ये मटेरियल के टर्नओवर्स निकाल रहे हैं। अब क्यों निकाल रहे हैं मटेरियल टर्नओवर? क्या लॉजिक है मटेरियल के टर्नओवर निकालने का? भाई हमारे पास एक मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल कितना यूज होता है, कब मंगाए, कितने समय पर मंगाए, आप समझ रहे ना। अगर कोई मटेरियल बड़ा फास्ट रोटेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे। भाई हमने लेवल्स पढ़े थे, तो उन लेवल्स में क्या चीज पढ़ी थी हमने? वो टर्नओवर के बेस पर ही तो लेवल्स पढ़ पाए कि मैक्सिमम लेवल, कि मैक्सिमम यूजेस हम कितना कर रहे हैं, मिनिमम यूजेस कितना कर रहे हैं, टाइम कितना है, जिससे हम उसके लेवल कैलकुलेट करते हैं। ऐसे हम उसके टर्नओवर निकालते हैं। जो फास्ट टर्नओवर वाला है उसका स्टॉक के अकॉर्डिंग अलग मेंटेन होगा, क्योंकि जो जितना गुड्स फास्ट होगा, जितनी उसका फास्ट टर्नओवर होगा, उतना ही मुझे उसका मटेरियल ज्यादा रखना पड़ेगा, और वो एसेंशियल है, उसे रखना ही होगा। तो मैं बड़ा सिंपल सा है, चाहे तो मटेरियल टर्नओवर को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई मटेरियल टर्नओवर रेशियो,
फार्मूला वही बिल्कुल सिंपल सा है। 12th में आप रेशियो एनालिसिस पढ़ कर आए हैं तो आप लॉजिकली बना सकते हैं। मटेरियल टर्नओवर रेशियो यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ, मटेरियल कंज्यूम्ड, ध्यान से देखना बच्चा, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि उस कैटेगरी का मटेरियल कितना टोटल कंज्यूम्ड हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या गया, एवरेज स्टॉक। अब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, कैसे आता है मटेरियल कंज्यूम, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग में जितना आपने गुड्स परचेज किया वो ऐड कर दीजिए और जो क्लोजिंग है उसे आप माइनस कर दीजिए तो निकल के आता है आपका मटेरियल कंज्यूम। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल है। और एवरेज निकालने का फार्मूला आपको हमेशा लर्न करना है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। जब भी आप पढ़ेंगे एवरेज तो एवरेज निकालना बिल्कुल इजी होगा हमारे लिए। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल टू मटेरियल टर्नओवर रेशो। अब ये तो रेशो आया, अब इसमें डेज भी निकाल सकते हैं, मटेरियल होल्डिंग डेज, मटेरियल होल्डिंग डेज। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आपका टर्नओवर निकल गया, बट टर्नओवर 4 टाइम है या 5 टाइम है या 8 टाइम है, तो आपके पूरे साल में दिन कितने हैं, जितने दिन वर्क कर रहे हैं 360 हो सकते हैं, 365 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशो। और आपका ये क्वेश्चन भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी। नहीं क्लियर हो पाएगा, मटेरियल होल्डिंग डेज यानी कितने दिन तक आप मटेरियल को होल्ड करते हैं एंड देन उसको यूज कर लेते हैं। तो कितने दिन यूज किया भाई, एक साल में 360 दिन हुए और मटेरियल का जो रेशो है वो मान लो सपोज करो किसी के भी भाई 50 दिन का है, 60 दिन का है, 60 डेज है, फिर 60 डेज में मटेरियल टर्नओवर रेशो, तो कितने दिन तक आप उस मटेरियल को यूज कर पा रहे हैं। तो 60 टाइम, ये रेशो टाइम में होता है। टर्नओवर निकालना है तो किसमें होगा, ये हमेशा टाइम्स में होगा। किसमें होगा मेरा बच्चा, ये होगा टाइम्स में और ये होगा डेज में। तो डेज और टाइम को आपको समझना होगा कि डेज क्या है और टाइम्स क्या है। तो जनरली टर्नओवर पर भी हम न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को भी हम लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके बाद हमारे पास टॉपिक एक और पॉइंट बचता है, वो है FSND, FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल। यानी कि हम मटेरियल को कंट्रोल करने की एक और टेक्निक यूज करते हैं, ये भी थ्योरेटिकली यूज होती है, टेक्निकली न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसका भी नहीं है, तो सिंपल सा है। FSND यानी F यानी फास्ट, ऐसा गुड्स जो बहुत तेज चलता है। जैसे मटेरियल टर्नओवर में भी क्या निकालते हैं, फास्ट निकालते हैं ना, कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज टर्नओवर जितना ज्यादा है यानी उतना फास्ट चल रहा है, तो फास्ट देखना है मुझे कि जो मटेरियल सबसे ज्यादा फास्ट चल रहा है उनको अलग रख रहे हैं, जो स्लो है बहुत कम इस्तेमाल होता है उनको अलग रख रहे हैं, बहुत कम नहीं स्लो इस्तेमाल हो रहा है। एक तो बहुत तेज है कि लगातार पूरे दिन यूज हो रहा है, एक थोड़ा कम हो रहा है, और एक है नॉर्मल यूज होता है, ना तो स्लो हो रहा है और ना ही फास्ट हो रहा है, एवरेज हो रहा है। और एक तीसरा होता है डी, FSND है ना हमारा, तो FSND में एक बचा डी यानी डेड, डोरमेंट, यानी कि वो नॉर्मली यूज होता ही नहीं है, साल 2 साल में कभी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे गुड्स को क्या होता है, हमें अलग उठा के रखना होगा, उसको एक सेफ जगह पर रखना होगा, और अगर हमें ऐसा लगता है कि उसकी डिलीवरी हमें टाइम से मिल सकती है तो उसे रखेंगे ही नहीं। लेकिन जनरली तो हमें रखना होता है ना थोड़ा थोड़ा स्टॉक सबका, तो उसके स्टॉक को हम कैसे रखें, कहां रखें, जिससे कि वो जल्दी से हमसे पकड़ सके। तो ये कंसेप्ट है हमारा FSND का। तो फास्ट, स्लो, नॉर्मल और डेड क्लियर हो गया हमारे पास। और अब हम इन दोनों के न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक मटेरियल टर्नओवर रेशो पर और एक हमारा ABC प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जिससे कि हम टॉपिक को समझ। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशो का और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को मटेरियल टर्नओवर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सर्टेन ईयर कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशो एंड डिटरमाइन विच मटेरियल इज फास्ट मूविंग। मैंने आपको बताया था ना फास्ट मूविंग के लिए आपको डेज बताने पड़ेंगे, और ये एज्यूम कर लीजिए कि 1 ईयर में 360 डेज है, ये क्वेश्चन बता रहा है मुझे। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, 2 तरह के मटेरियल मुझे दिए हुए हैं। तो यदि मुझे निकालना है मटेरियल टर्नओवर, तो मटेरियल टर्नओवर का फार्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ डेज तो नंबर ऑफ डेज का फार्मूला लिखूंगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशो। क्या फार्मूला है, मटेरियल कंज्यूम्ड
मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड को डिवाइड करना है किससे मुझे, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। और दूसरा है जो क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा, क्या पूछा, फास्ट मूविंग, तो नंबर ऑफ डेज होल्डिंग, नंबर ऑफ डेज होल्डिंग। तो नंबर ऑफ डेज होल्डिंग में जो मटेरियल टर्नओवर रेशो जो हमारा आया है, ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज उसको डिवाइड कर दीजिए मटेरियल टर्नओवर रेशो से। क्लियर है हमें ये? अब ये फार्मूला में क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। किस तरह के मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेज है 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 12,000। तो 20 प्लस 16 माइनस 12 आ गया 24,000, तो 24,000। नीचे लेना है एवरेज स्टॉक यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक है 20, क्लोजिंग है 12, 20 प्लस 12 32, डिवाइड कर दो 2 से, ये आ गया 16,000। ऐसे ही आप बी का निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए बी का। बी में क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक 80, परचेज 1 लाख और क्लोजिंग है 50। तो 80 प्लस 1 लाख 180 माइनस 50 यानी कि 1,30,000, 1,30,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 50 यानी 80 प्लस 50 130 डिवाइड बाय 2 यानी 65। अब देख सकते हैं 130 और 65 2 होता है, क्या होता है, और 16 से 1.5 टाइम कट गया, तो ये आ गया आपके पास 1.5 टाइम और 2 टाइम। इसी तरह से ए और बी का आप ये निकाल लीजिए। ए का निकालते हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने बताया उसने, 360 डिवाइड बाय 2। बी के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितने, सॉरी इसके लिए तो 1.5 है बेटा, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो हो गया 180 और ये 360 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कि कितना हो गया 240 डेज। यानी कि अगर आप टर्नओवर रेशो निकालते हैं मटेरियल के तो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, ये समझ लीजिए बोनस है हमारे लिए। एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है तो बोनस है, हम फटाफट इसके न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल अब हम ले लेंगे अपने लिए, एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का। जनरली एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, तो जनरली उसको केवल समझना है क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन होता है कि उसमें केवल आपको मटेरियल को कैटेगराइज करना है। तो मैं मटेरियल को कैटेगराइज करना आपको सिखाऊंगा अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो लेते हैं अब हम एक नया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो लेते हैं हम एक क्वेश्चन अपना एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, जिससे कि आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। इससे पहले हमने पढ़ लिया मटेरियल टर्नओवर रेशो का, और अब हम लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल का, यानी एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल का न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एनालाइज द फॉलोइंग आइटम इनटू ए, बी एंड सी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, कैटेगरी ए 5,000 एंड अबव, यानी कि ए कैटेगरी के अंदर आपका 5,000 से ज्यादा की वैल्यू आपको ए कैटेगरी में लेनी है। इसके बाद वो कह रहा है कैटेगरी बी, जिसमें आपको लेना है 1500 टू 4999 और कैटेगरी सी में लेना है आपको 1500 से कम। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ए बी सी में कैटेगरीज हम डिजाइन करते हैं, तो आपको यहां चेक करना है कि इस अमाउंट की कितनी कितनी वैल्यूज हैं, हम उन्हें ले लेते हैं और मेंटेन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आइटम नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 15 तक, ये आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन में। यूनिट्स दी हुई हैं आपको, यूनिट का रेट आपको दिया हुआ है और आपको इन 3 कैटेगरी में इसको बांटना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पूरी तरीके से, और मैंने इसको बोर्ड पर सॉल्व कर दिया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है आइटम नंबर 1 से लेकर 15 तक है, क्लियर दिया हुआ था क्वेश्चन में। यूनिट्स क्वेश्चन में दी हुई हैं, मैंने इनका टोटल ले लिया है कि टोटल 30,000 यूनिट है, टोटल 30,000 यूनिट्स हैं। रेट मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इन यूनिट्स का मैंने रेट में मल्टीप्लाई करके इनकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, यानी टोटल 27,000 वैल्यू है और यूनिट्स है मेरे पास 30,000। उन्होंने क्या कहा, ए कैटेगरी में आपको 5,000
की वैल्यू लेनी है और बी कैटेगरी में 15,24999 लेना है और इसमें 1500 से नीचे की वैल्यू लेनी है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या वैल्यू है मेरे पास। तो सबसे पहले देखिए पहला आइटम मेरे पास है वैल्यू 450 रुपए। वैल्यू कितनी है? 450 रुपए। कैटेगरी सी में डाल दिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो कम कम अमाउंट की हैं, जो बड़ी अमाउंट है वो मैं ए कैटेगरी में ले लूंगा, जो थोड़ा सा एवरेज अमाउंट है वो बी में ले लूंगा, और जो लोअर प्राइस की वैल्यूज है वो सब मैं सी में ले लूंगा। ठीक है, अब आप देखते हैं भाई यहां पर हमारे पास कितनी अमाउंट बैठी? 450। नेक्स्ट में देखिए जो अमाउंट है इनको कैटेगराइज करना है मुझे। अभी छोटी छोटी अमाउंट है वो सब सी में डाल दीजिए उठाकर, जैसा कि 285, 400, 460, 24, 40, 106, 6, 195, ये क्या अमाउंट है? छोटी छोटी अमाउंट है। 900, 450, इन्हें सबको उठाकर मैंने डाल दिया सी कैटेगरी में। बाकी तो आपको एक कैटेगरी छांट लीजिए अलग की अलग। मुझे 5000 तक की वैल्यू लेनी है, 5000 के लिए ऊपर वैल्यू है ना, तो जो इससे ऊपर की वैल्यूज है, तो 5000 से ऊपर की वैल्यू कौन सी है? 10,565 और 7,900। इन दो की जो वैल्यू है, वो दोनों 5000 से ज्यादा है, तो इनको मैंने ले लिया है ए कैटेगरी में। बी कैटेगरी में 1500 से लेकर 5000 के अंडर वाली। अब देखिए बी कैटेगरी में 1500 से ज्यादा की वैल्यू है, 1500 से ज्यादा की वैल्यू है, और कोई 1500 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है। एक ही है 1500 से ज्यादा की वैल्यू, 2025। तो 3 ले लिए मैंने, 1, 2 और एक ये 3। ये बी कैटेगरी में आ गई, यानी इन तीनों की वैल्यूज मैंने ले ली 1, 2, 3, यानी 5,635 रुपए का माल है बी कैटेगरी में, और 18,545 रुपए का गुड्स हो गया ए कैटेगरी में, और बचा हुआ सी कैटेगरी में। आप डिफाइन कर पाए, समझ पाए, नहीं समझ पाए? देखिए ए कैटेगरी में मुझे लेना है जिनकी वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा जा रही है, जिनकी वैल्यू, तो इसमें से किसी की भी वैल्यू 5,000 से ज्यादा नहीं जा रही है, इन दो की जा रही है। ए कैटेगरी आगे कैटेगरी मेरी पूरी, यानी ये कैटेगरी की अमाउंट है 18,545, और यूनिट कितनी है? यूनिट मेरे पास है 3820 भाई, 3,800 ये रही और 20 यूनिट ये, यानी टोटल 3820 यूनिट और अमाउंट है ये। बी कैटेगरी में 1500 से ऊपर की वैल्यू ले लीजिए, लेकिन 5000 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। 1500 से ऊपर की वैल्यू, 450 नहीं है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, 1500, 1500, 1500, ये वैल्यू बड़ी है, बाकी सब छोटी है। तो इन 3 वैल्यूज को, 1, 2, 3 वैल्यूज को मैंने ले लिया बी कैटेगरी में, इनकी टोटल वैल्यू हो गई 5635। क्लियर है ना? 5635। इनकी यूनिट्स भी चेक करनी पड़ेगी। यूनिट्स कितनी है? इसकी यूनिट्स है मेरे पास 2300, इसकी यूनिट्स है 2200, इसकी यूनिट्स है 1500। तो इन तीनों यूनिट्स को जोड़ लीजिए कि टोटल कितनी यूनिट्स है मेरे पास। सी में बची हुई सारी वैल्यूज मैंने सी में ले ली है, बची हुई सारी यूनिट्स मैंने सी में ले ली है। तो हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि क्या है। तो टोटल अगर मैं ए कैटेगरी की देखूं तो ए कैटेगरी में हमने तुमसे क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 18,545। तो 18,545 रुपए का गुड्स मैंने ए कैटेगरी में लिया है, जबकि टोटल वैल्यू है 27,000 रुपए, यानी कि 68.7%। 68.7%। रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान देना, ये तो इसमें क्वेश्चन में कहा मैंने इसलिए लिया। वैसे अगर आप देखें तो जो हमें अपने पास से करना होता है, मैंने क्या बताया था आपको, 72-75, 72-75, तो 60, ये 70 के आसपास ही वैल्यू, यानी कि हमारा पर्पस होता है प्रीवियस वैल्यू लेना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी हमें, तो इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी और हमने ये वैल्यू ले ली। अब इसकी क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है इसकी 3820, 2 की, और टोटल यूनिट है 30,000। देखा था ना भाई, टोटल कितनी यूनिट है? 30,000, और यूनिट कितनी है मेरे पास? 380020। तो ये हो गया 12.5%। 12.5%। मैंने आपसे कहा था मटेरियल बहुत कम होना चाहिए, 5 to 10%, तो 5 to 10%, तो ये मटेरियल आ रहा है 12.7%। इसी कारण जो वैल्यू है थोड़ी सी कम आ रही है। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं अपने आप को, लेकिन जरूरी नहीं। आप देखिए दोनों अमाउंट इतने कॉस्टली हैं कि इनको एक कैटेगरी में ही रखा जाएगा। बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी की वैल्यूज है 5635 वैल्यू, और टोटल 27,000 रुपए। तो वैल्यू डिवाइड बाय 27,000 इंटू 100, तो परसेंटेज आ गई 20.9%, यानी वैल्यू है। अब क्वांटिटी देख लीजिए, टोटल क्वांटिटी 30,000 है, चाहे आप ए लीजिए, चाहे बी लीजिए, चाहे सी लीजिए, तो डिवाइड करते समय क्वांटिटी 30 से, और वैल्यू सबकी 27,000। ठीक है, वैल्यू मिल रही है। अब क्वांटिटी देखिए, बी कैटेगरी में क्वांटिटी कितनी है? बी कैटेगरी में क्वांटिटी में हमारे पास वैल्यू है 1, 2 और 3, यानी कि 2300, 2200 और ये होगी 1500, मिलाकर हो गई मेरे पास 5625, ये हो गई 6000 यूनिट चाहिए ना, तो यूनिट्स हो गई 6000, तो 20% हमारी यूनिट हो गई, और ये अमाउंट ले ली तो 20.9% ये हमारी वैल्यू हो गई। तो वैल्यू और क्वांटिटी। अब नेक्स्ट देखिए सी में, देखिए
सी की टोटल वैल्यू है 2820, जबकि वैल्यू टोटल कितनी है 27, तो ये डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 10.4% वैल्यू है, ठीक है। और सी में अगर हम क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी बहुत सारी है। मैंने आपसे कहा था इसका जस्ट अपोजिट होना है, ये 68.7 है तो 67 है, इसका अपोजिट है, माने क्वांटिटी अमाउंट में और अमाउंट क्वांटिटी में। अपोजिट का मतलब मत समझ कंफ्यूज हो जाना कि यहां पर ए कैटेगरी में ये मेरा क्या है क्वांटिटी, तो यहां पर क्वांटिटी देखिए, यहां पर वैल्यू ज्यादा है, यहां क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी कितनी होगी 67.3, यानी कि अगर मैं इनकी यूनिट्स चेक करूं तो बची हुई सारी यूनिट इसी की है। 30,000 में से अगर मैं इनकी यूनिट हटा दूं तो बाकी सारी यूनिट किसकी है, इसी के पास है। टोटल 30,000 तो 67 यूनिट, यानी कि यहां पर आपको मेंटेन उन्होंने पहले से ही कर दिया कि कौन सी कैटेगरी में आपको कौन से गुड्स को रखना है। अदरवाइज हम यहां तक का क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करते ही एंड देन हम उसकी वैल्यू को चेक करते और उसके अकॉर्डिंग कवर करते हो, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता। एग्जाम में आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जिसको आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल नॉर्मल तरीके से, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा इसका, लेकिन आपके पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। तो आप बताइए आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। वीडियो को जरूर लाइक करना है आप लोगों को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो नई वीडियोज है वो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।